वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते आपको फिल्म जगत से जुड़ी तमाम अपडेट्स बताते हैं और साथ ही साथ फिल्मी कलाकारों की जिंदगी और उनके व्यक्तित्व से भी आपको रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर अपने शो की शुरुआत करते हैं। फारूक शेख का नाम लेते ही हमारे जहन में एक ऐसे सादगी से भरे अभिनेता की छवि उभर कर आती है जो जब भी फिल्मी पर्दे पर आता तो अपने अभिनय से दर्शकों को लाजवाब कर देता। फारूक शेख, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर ऐसे समय में कदम रखा जब फिल्म उद्योग में पैरेलल सिनेमा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। यूं तो फारूक शेख ने अपने 4 दशक के फिल्मी करियर में बहुत ही कम फिल्में की हैं और उसकी वजह ये रही कि वो अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा संजीदा रहते थे। और जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने उस समय के कई महान और असाधारण फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया, जिसमें सत्यजीत रे, साई परांजपे और मुजफ्फर अली जैसे निर्माता रहे। और फारूक शेख ने सिर्फ संजीदा अदाकारी ही नहीं की, उनके नाम चश्मे बदूर, साथ साथ, कथा और रंग बिरंगी जैसे फिल्में भी हैं जिसमें उन्होंने मजाहिया अदाकारी करके लोगों का दिल जीत लिया। तो इस तरह के थे फारूक शेख, जिनके व्यक्तित्व के कई रंग हैं। तो आज हम उनके फिल्मी सफर पर नजर डालेंगे और साथ ही साथ उनकी शख्सियत की भी बात करेंगे। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। फिल्म जगत में फारूक शेख का नाम असाधारण श्रेणी के फिल्मकारों की फिल्मों में मंझे हुए कलाकार के रूप में लिया जाता है। एक ऐसा अदाकार जो अपने अभिनय के माध्यम से दर्शकों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़े जिसे वर्षों तक मिटाना मुश्किल हो। फारूक शेख ने एक्टिंग की हर विधा में काम किया और खुद को साबित किया। अपनी सादगी से भरे अभिनय से उन्होंने सिने प्रेमियों के दिलों में जगह बनाई। लीड एक्टर से लेकर साइड हीरो और कैरेक्टर रोल तक फारूक शेख ने 4 दशक तक फिल्मों में काम किया। वहीं टीवी स्क्रीन पर भी उन्होंने कई दमदार किरदार निभाए। अबे 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 फूल उखाड़ दिया। कौन है? साहब को बुला। हैं? साहब को बुला, साहब को। हैं? अरे क्या कर रहा, बहरा क्या? जाना साहब को बुला। अगर मैं ये कह दूं कि मैं ही साहब हूं तो तो मैं साहब को कह के तेरी नौकरी। फारूक शेख का जन्म 25 मार्च 1948 को गुजरात के वडोदरा के पास एक गांव में हुआ था। इनका खानदान अपने गांव का जमींदार माना जाता था। 5 भाई बहनों में फारूक शेख सबसे बड़े थे। इनके पिता मुस्तफा शेख एक वकील थे, इसीलिए वो चाहते थे कि फारूक शेख भी वकालत करें। फारूक शेख की शुरुआती शिक्षा मुंबई के सेंट मैरी स्कूल से हुई, जिसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इसी कॉलेज में ही ये पहली दफा एक्टिंग की तरफ आकर्षित हुए और कॉलेज में होने वाले नाटकों में इन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसी कॉलेज में इनकी दोस्ती शबाना आजमी से हुई, जो कि इनकी जूनियर थी। शबाना आजमी और फारूक साहब ने कई नाटकों में एक साथ काम किया। तुम्हीं से रोशन है रात मेरी, तुम्हीं से हर दिन हुआ सुनहरा। कॉलेज के दिनों से ही इन्होंने इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन भी ज्वाइन कर लिया और इप्टा के साथ ही ये नाटकों में काम करने लगे। इन्हीं दिनों में इन्होंने रेडियो में वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम किया था और यहीं से इनकी पहली कमाई भी हुई थी। सेंट जेवियर कॉलेज के बाद जब सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से इन्होंने पढ़ाई पूरी की तो इनके पिता को लग रहा था कि इनका बेटा अब उन्हीं की तरह वकालत करेगा। लेकिन दोस्तों के साथ यूं ही शुरू किया अभिनय अब इनका पैशन बन चुका था। वो फिल्मों में काम करना चाहते थे, जिसके लिए इन्हें पहला ब्रेक निर्देशक MS सत्यू की फिल्म गर्म हवा में मिला। यही वो वक्त था कि जब निर्देशक MS सत्यू के पास अपनी फिल्म गर्म हवा बनाने के लिए पैसे तक नहीं थे और यही वजह थी कि वो अपने साथी कलाकारों से इस फिल्म में काम करने के लिए कह रहे थे और उन्होंने फारूक शेख को अप्रोच किया
और फारूक शेख ने भी एमएस सत्यू को निराश नहीं किया और बिना किसी फीस लिए उनकी फिल्म में काम किया। लेकिन फारूक शेख के लिए यहाँ पर एक मुश्किल ये थी कि अपने पिता को मनाना, जो ये चाहते थे कि वो भी उन्हीं की तरह से वकील बने। लेकिन फारूक शेख जो अभिनय के लिए इतने ज्यादा दीवाने हो चुके थे कि उन्होंने किसी हाल अपने पिता को मना ही लिया। उन्होंने गर्म हवा फिल्म में काम किया और उनके काम को भी खूब सराहा गया, और जिसके बाद एमएस सत्यू ने उन्हें फिल्म के लिए 750 रुपए दिए। यूं तो फिल्म गर्म हवा बलराज साहनी पर केंद्रित थी, लेकिन इस फिल्म में फारूक शेख अपने अभिनय से पहचान बनाने में कामयाब रहे। सिकंदर, अब तक कितने एप्लीकेशन दे चुके हो? 40 से कम तो नहीं होगा। मुझसे बहुत पीछे हो यार, अब तक 60 के ऊपर पहुंच चुका हूं मैं। डटे रहो प्यारे। अरे धार पर। चलो यार जल्दी करो, हम लोग जाना चाहिए। हाँ चलो। कहाँ? हमारे बिना कौन से दफ्तर की कुर्सी खाली पड़ी है? अंधेर है साला, अंधेर। गर्म हवा के बाद महान निर्देशक सत्यजीत रे ने उन्हें अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए साइन किया। फारूक ने इस फिल्म में भी अपने किरदार को मजबूती से निभाया। अगले ही साल वो मुजफ्फर अली की फिल्म गमन में नजर आए। ये कहानी एक प्रवासी मुंबईकर की है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बदायूं से मुंबई आकर टैक्सी चलाता है। अपनी पत्नी से मिलने के लिए लौटने की उम्मीद तो करता है, लेकिन घर लौटने के लिए पर्याप्त बचत नहीं कर पाता। गमन के बाद उनकी जोड़ी मुजफ्फर अली के साथ खूब जमी और उन्होंने मुजफ्फर अली के साथ कई फिल्मों में काम किया। उन्हीं में उनकी एक फिल्म उमराव जान भी रही। ये फिल्म फारूक शेख के फिल्मी करियर में खास मानी जाती है, जिसने अपने दौर की कामयाब फिल्मों में नाम दर्ज कराया। की मस्ती मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता। सागर सरहदी के निर्देशन में बनी फिल्म बाजार भी फारूक शेख की कामयाब फिल्म रही। एक संवेदनशील मुद्दे पर बनी इस फिल्म में फारूक के बेहतरीन अभिनय की खूब चर्चा हुई। इन सभी फिल्मों ने फारूक शेख को पैरेलल सिनेमा का एक बड़ा नाम बना दिया। बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए। वहीं साई परांजपाई की फिल्म चश्मे बद्दूर को भला कौन भूल सकता है। इस फिल्म में फारूक शेख का एक अलग ही रंग देखने को मिला। इस फिल्म से पहले ये समझा जाता था कि वो सिर्फ संजीदा किरदार ही निभा सकते हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने जबरदस्त कॉमेडी करके देखने वालों का दिल जीत लिया। दीप्ति नवल और फारूक शेख की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और यही वजह रही कि इन दोनों ने कई फिल्मों में काम किया। चश्मे बद्दूर के बाद ये फिल्म कथा में एक साथ नजर आए। फिल्म कथा में फारूक शेख ने एक ऐसे फेकू इंसान का किरदार अदा किया जो अपनी सफलता की झूठी कहानियां सुनाकर लोगों को प्रभावित करता था। यूं तो ये एक नेगेटिव रोल था, लेकिन फारूक शेख ने इसमें अपनी मजाहिया एक्टिंग करके लोगों का दिल जीत लिया। इस फिल्म की मिसाल खरगोश और कछुए की कहानी से दी जाती है, जिसमें खरगोश का किरदार फारूक शेख निभा रहे थे और कछुए का किरदार नसीरुद्दीन शाह निभा रहे थे, जो एक शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। फिल्म की हीरोइन दीप्ति नवल हैं, जिन्हें फारूक अपनी झूठी सफलता की कहानियां सुनाते हैं। इसके बाद दीप्ति नवल और फारूक शेख कई फिल्मों में नजर आए, जिनमें साथ साथ किसी से न कहना, रंग बिरंगी फिल्में रहीं। वही फिल्म नूरी में काम करके उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि वो रोमांटिक फिल्मों में भी काम कर सकते हैं। थोड़ी देर आग ताप लो, बहुत सर्दी है, ठंड लग जाएगी। ठंड जिस्म को लगती है और वो खामोश हो चुका है, और रूह के पास ठंड का क्या कहूं। आजा रे ओ मेरे दिल बर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। 90 की दहाई में अपने फैंस की पसंद का ख्याल करते हुए उन्होंने छोटे पर्दे का भी रुख किया और एक मशहूर टीवी शो जीना इसी का नाम है की होस्टिंग की।
इनकी एंकरिंग का अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। इसके अलावा फारूक शेख का थिएटर से नाता भी आखिरी वक्त तक रहा। शबाना आजमी के साथ उनका प्ले तुम्हारी अमृता 20 सालों तक चला था। देश विदेश में इन्होंने इस नाटक को परफॉर्म किया था और ख्याति पाई। फारूक शेख बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ अच्छे दिल के इंसान भी थे। इसकी मिसाल हम आपको यूं दे सकते हैं कि 26/11 के आतंकवादी हमले में ताज होटल के एक कर्मचारी की हत्या हो गई। फारूक शेख ने जब ये खबर अखबार में पढ़ी तो बिना वक्त गवाए उन्होंने उसके दोनों बेटों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली और उनका खर्च बर्दाश्त किया। तो इस तरह के थे फारूक शेख, जो हमें जिंदा दिली के साथ साथ बहुत कुछ सिखा गए। 2009 में आई फिल्म लाहौर के लिए इन्हें सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला। ये जवानी है दीवानी फिल्म में ये रणबीर कपूर के पिता के रोल में नजर आए थे। इसके बाद क्लब 60 में सारिका के साथ दिखे। इस फिल्म में उन्होंने अपनी इमोशनल एक्टिंग से लोगों को खूब रुलाया। इस फिल्म के बाद ही वो खबर आई जिसने सभी को गमगीन कर दिया। नए साल के मौके पर फारूक अपने परिवार के साथ दुबई घूमने गए थे। वहीं 28 दिसंबर 2013 को हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। इनके मौत की खबर जैसे ही भारत पहुंची, फिल्म इंडस्ट्री में मातम परस गया। इनके फैंस भी इस खबर से बेहद दुखी हुए। मजबूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, कितने हुए करीब कि हम दूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर शहनाई का जब भी जिक्र होगा तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम जरूर लिया जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्होंने अपने फन को इबादत की तरह से पूजा और उनकी शोहरत का तो ये आलम था कि 1947 के आज़ादी के जश्न में जब लाल किले पर झंडा फहराया जा रहा था और उसके पीछे जो शहनाई बज रही थी वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की थी। और आपको बता दें कि हमारे अतीत की यादों में जो दूरदर्शन और आकाशवाणी पर शहनाई की धुन बजती थी वो भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की ही थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो व्यक्तित्व से एक बहुत ही सादा इंसान थे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि उनको बनारस से बेहद लगाव था और इतना लगाव था कि वो एक बार अपना कार्यक्रम करने के लिए अमेरिका गए और वहां लोगों ने उनसे ये कहा कि आप यहीं क्यों नहीं रुक जाते, जिस पर उनका जवाब था कि मैं यहाँ रुक तो जाऊं लेकिन गंगा मैया कहां से लेकर आऊंगा। तो इस तरह के थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। मुझे बिस्मिल्लाह कहते हैं और कुरान मजीद शुरू होता है कि बिस्मिल्लाह से। देश का पहला स्वतंत्रता दिवस हो या हिंदुस्तान के सार्वभौम गणराज्य बनने का अवसर, स्वतंत्रता का स्वर्ण महोत्सव या देश की आकाशवाणी केंद्र की रोज की पहली सभा का प्रारंभ, या फिर देश में दूरदर्शन प्रसारण की शुरुआत और न जाने कितने ऐसे अवसर हों, इन सभी से एक व्यक्ति अभिन्न रूप से जुड़ा रहा। उस शख्सियत को दुनिया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जानती है। वे कहते थे कि मुझे बिस्मिल्लाह कहते हैं और कुरान भी शुरू होता है बिस्मिल्लाह से। उनका असली नाम वैसे तो कमरुद्दीन खान था, मगर जन्म के बाद दादा ने कहा बिस्मिल्लाह मतलब शुरुआत, आगाज, यानी कि आगे बढ़ो, जो कि यथार्थ में बदला। कमरुद्दीन की कलाकारी नित दिन बढ़ती रही। यहाँ जिक्र हो रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और उनकी मौसीकी का।
बिस्मिल्लाह से शहनाई नवाज उस्ताद भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां बनने का सफर शुरू हुआ 5-6 साल की कम सिन उम्र से। जब मामू अली बख्श के सीने से लिपट के सोते सोते उनके कहने पर भले ही 2 शब्दों को तोड़ मरोड़ कर ही पर बड़े सुरीले अंदाज में छोटे मियाँ कुछ गा लिया करते और फिर सिलसिला चलता रहा ता उम्र सुरों में तासीर पैदा होने की आरज़ू सीने में लिए। उस्ताद जी का जन्मस्थल वैसे तो बिहार का डुमरांव गांव है, लेकिन लालन पालन शिक्षा दीक्षा मिली रसीली सुरीली नगरी बनारस में। शहनाई की गूंज मानो जैसे बनारस में घुली है। हर मंदिर या धनिकों के महल में नौबत खाना देखने को मिलता है। यहाँ दिन में 4 बार शहनाई बजती थी। सामान्य घरों में भी कोई खास प्रसंग शहनाई के सुरों से महकता था। ऐसे माहौल में शहनाई का यही संस्कार पिता खान साहब पैगंबर बख्श से बिस्मिल्लाह को मिला। शहनाई की विधिवत शिक्षा उन्होंने मात्र 6 वर्ष की आयु से ही वाराणसी में उनके मामू खान साहब अली बख्श के यहाँ शुरू कर दी। बिस्मिल्लाह जी के बुजुर्ग केवल सूरदर्शी नहीं बल्कि दूरदर्शी भी रहे। उन्होंने देखा कि गायन वादन के क्षेत्र में कई महान कलाकारों ने पहले से ही अपनी छाप छोड़ रखी है। तभी अंतरंग की संगीत अभिव्यक्ति हेतु उन्होंने शहनाई जैसे वाद्य को चुना, जिस पर उस समय किसी का नाम मुद्रित नहीं था। बिस्मिल्लाह जी का नाम शहनाई से इस तरह से जुड़ गया कि जैसे मोहन का मुरली से। 14 साल की उम्र में शहनाई वादन की अपनी पहली महफिल बिस्मिल्लाह ने सजाई इलाहाबाद की अखिल भारतीय संगीत परिषद में। उनकी शहनाई के सुरों में ऐसा खुमार था जैसे कि वो शहनाई हवा फूंक कर नहीं जान फूंक कर बजा रही हो। लखनऊ संगीत सम्मेलन में अपने दूसरे ही कार्यक्रम में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। 7 साल बाद कोलकाता की अखिल भारतीय संगीत परिषद में स्वर्ण पदकों की तिहाई लेकर उन्होंने शहनाई तथा स्वयं को सुर स्थापित कर शहनाई के स्वर्णिम युग का बिस्मिल्लाह किया। शादी के मंडप की चौखट से लांघकर शहनाई विश्व मंच तक गूंजने लगी थी। उनकी शहनाई लोगों के दिलों में बजने लगी। अब किताबी पढ़ाई में तो उन्हें रुचि नहीं थी, लेकिन संगीत के प्रति दिल में दीवानगी थी, कुछ जुनून सा था। तभी तो एक लोक वाद्य को शास्त्रीय संगीत के मंच पर सोलो वाद्य की पहचान दिलाने का भगीरथ कार्य बिस्मिल्लाह जी के द्वारा संपन्न हुआ और देखते ही देखते शहनाई और बिस्मिल्लाह दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो गए। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से उनका पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ 1938 में, जब उनकी उम्र 22 साल की थी। विहाग, भैरवी, तौड़ी, दुर्गी, बागेश्वरी, जौनपुरी जैसे राग उनकी शहनाई से प्रवाहित हुए थे। सुगम संगीत से भी उन्हें विशेष लगाव था। सन 1941 में लखनऊ में ग्रामोफोन कंपनी द्वारा रिलीज 3 रिकॉर्ड्स में मालकौंस, तोड़ी जैसे रागों के साथ साथ दादर, ठुमरी का भी समावेश हुआ। 50 के दशक में उन्होंने फिल्म जगत में भी शिरकत की। गूंज उठी शहनाई फिल्म और दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये गाना तो उन्हें घर घर के हर दिल में स्थापित कर गया। दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का है ये तरस हमारी है। फिल्म जगत में भी उनकी शहनाई का बोलबाला हुआ। खान साहब की एक खासियत ये रही कि संगीत के लिए उनके दिल में इबादत का भाव था। वे कहते थे कि जिस तरह से खुदा इकलौता है, सुर भी इकलौता है। उस्ताद जी की मानस पुत्री गायिका डॉक्टर सोमा घोष ने फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री में कहा कि खान साहब का व्यक्तित्व बिल्कुल अनोखा था। उनका जो व्यक्तित्व रहा वो बिल्कुल अनोखा। उन्होंने जिंदगी में प्रमाण कर दिया कि जो सुर की पूजा करते हैं
वो इंसान से परे हो जाते हैं। वे अपनी संगीत साधना के जरिए इंसान से ईश्वर पद को प्राप्त कर गए थे। उस्ताद जी ने ये साबित किया कि जो सच्चे दिल से सुर की पूजा करते हैं वो इंसान से परे हो जाते हैं। संगीत के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना तथा उसके प्रति अध्यात्म का नजरिया रखने के स्वाभाविक भाव के कारण ही वो बिस्मिल्लाह हो गए। किसी जलसे के बाद दिग्गज संगीतकारों की उपस्थिति में बात हो रही थी। तभी उस्ताद जी ने पूछा कि हिंदू धर्म में सबसे ऊंची चीज क्या है, और जवाब मिला संगीत। इस्लाम में तो संगीत हराम निषिद्ध माना गया है। बिस्मिल्लाह कहते हैं कि जहां संगीत हराम माना गया है, तब भी फैयाज खां, अब्दुल करीम खां साहब जैसे दिग्गज प्रतिभाशाली उभर कर आए। अब अंदाजा लगाएं कि यदि संगीत हराम न होता और जायज होता तो हम कहां होते। खान साहब के लिए संगीत ही सब कुछ था। जिंदगी में उन्होंने पैसे को कभी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी। वो कहते थे कि पैसे तो खर्च करने से खत्म होते हैं, मगर सुर खर्च करने से कभी खत्म नहीं होते। खान साहब जैसे संगीत के साधक कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। वे गंधर्व लोक से मृत्यु लोक में बीच बीच में आते जाते रहते हैं, हम जैसों का जीवन अपनी सुर गंगा से पावन करने के लिए। तो फिल्म जगत में और कुछ क्या खास रहा, देखते हैं अपने खास सेगमेंट बातें फिल्मी में। सही का होगा सही, गलत का गलत। वैसे आपका नाम क्या है? सलमान को उनके फैंस भाईजान के नाम से बुलाते हैं। ऐसे में किसी का भाई किसी की जान के टीजर में हम देखते हैं कि वो अपना नाम भाईजान बताते हैं। इस फिल्म में जगपति बाबू, राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम और वेंकटेश दग्गुबती भी अहम रोल में नजर आएंगे। फिल्म में शहनाज गिल और पलक तिवारी बॉलीवुड डेब्यू करेंगी। तो मैं कहता हूँ Bring it on। फिल्म में रामचरण का भी कैमियो रोल देखने को मिलेगा। झूमेंगे गाएंगे हम सारे मिलके, आज बजे जश्न वाली जोर 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 पुंगी। सिंहासन का उत्तराधिकारी युवराज, कोल्लीडम से दक्षिण की भूमि मधुरांतकन को और उत्तर की भूमि आपको दे दी जानी चाहिए, यही न्यायपूर्ण है। फिल्म मेकर मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन के ब्लॉकबस्टर होने के बाद फैंस इस फिल्म के सीक्वल का काफी इंतजार कर रहे थे। अरुण गौरी की मृत्यु की सूचना पाकर पागल हाथी की तरफ विचलित हो जाएगा। दिया हुआ कार्य तुमने पूरा किया मित्र, अब मैं मानता हूँ वानर वंश सही में एक वीर कुल है। वहीं पोन्नियिन सेल्वन 2 कल कृष्ण मूर्ति के इसी नाम के नॉवल पर बेस्ड है। फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद फैंस तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। फैंस ऐश्वर्या और विक्रम की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस की खूब तारीफ कर रहे हैं। नंदिनी करिगालन कडम्बुर में मेरे हाथों मरेगा। करिगालन कडम्बुर आएगा, कैसे पता? क्योंकि बुलाया है मैंने। ट्रेलर देखकर ये साफ हो गया है कि PS2 में आपको सिंहासन के लिए तगड़ा महायुद्ध होते दिखेगा। अब मैं सिंहासन पर बैठकर राज करने को तैयार हूँ। और फिल्म के पहले पार्ट में चौल शासकों का अधूरा बदला पार्ट 2 में पूरा होगा। बंटवारा करना होगा, चोल राज्य बांटना है,
माँ की छाती के 2 टुकड़े करके बांटने को कह रहे हैं। मारेंगे, चोल वंश को जड़ से मिटा देंगे। तो सिनेमा की दुनिया के इस खास एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा जगत से जुड़ी तमाम अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। उत्तर से दक्षिण